नमस्ते मित्रों। छंद के बारे में सामान्य जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। छंद क्या है, सर्वप्रथम इसी के बारे में जानते हैं। छंद कहते हैं वर्णों या मात्राओं के निश्चित समूह को। इसमें एक निश्चित क्रम में, निश्चित नियम के अनुसार वर्ण या मात्राएं आती हैं, उसे छंद कहते हैं। प्रत्येक लाइन में या तो मात्राओं का या वर्णों का एक क्रम फिक्स होता है, उसी के अनुसार उन्हें पद्य में या श्लोक में प्रयोग किया जाता है, तो वो छंद कहलाता है। छंद दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णिक छंद, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। दूसरा होता है मात्रिक छंद, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की जाती है। वर्णों या मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो ये लाइन लिखी हुई है, शैले शैलेने माणिक्यम। तो इसमें जब हम वर्ण गिनते हैं तो जिन जिन वर्णों पर, जिन जिन अक्षरों पर स्वरों की मात्रा लगी हुई है, केवल उन्हीं वर्णों को गिनते हैं। आधे अक्षरों को, जिन व्यंजनों में स्वर की मात्रा नहीं है, उनको ना तो मात्राओं में गिनते हैं और ना ही वर्णों में गिनते हैं। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आधे अक्षरों को, जैसे ये माणिक्यम में क लिखा हुआ है, क, इसको ना तो वर्णों में गिनेंगे और ना ही मात्राओं में गिनेंगे। केवल जो पूरे अक्षर हैं, केवल उन्हीं की गणना की जाएगी। यदि बाद में कई बार अंतिम अक्षर में आता है, ऐसे उनमें हलंत लगा हुआ है, तो हलंत वाले वर्णों को भी ना तो वर्णों में गिनेंगे ना ही मात्राओं में गिनेंगे। ये बात आप फिक्स कर लो। अब गणना करते हैं इस लाइन में। तो सैले शब्द लिखा हुआ है, इसमें सै और ले दो वर्ण हो गए। अगले सैले में भी दो वर्ण हो गए। उसी प्रकार न एक वर्ण है। माणिक्यम में मा एक हो गया, णी एक हो गया। जो आधा क है इसको गणना नहीं करेंगे। और यम, ये एक वर्ण हो गया। अर्थात इस लाइन में पूरी में आप गिन लीजिए 8 वर्ण हो गए। इस लाइन में कुल 8 वर्ण हो गए। 8 वर्ण गणना आप सीख चुके होंगे। अब मात्राओं की गणना सीखते हैं। मात्रा कैसे गिनी जाती है, मात्रा कितने प्रकार की होती है। संस्कृत में दो प्रकार की मात्राएं होती है। एक तो होती है ऋस्व, जिसके लिए एक मात्रा मानी जाती है, ऋस्व में एक मात्रा मानी जाती है। और दूसरी होती है दीर्घ या गुरु, उसमें दो मात्राएं मानी जाती हैं। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, तो इसमें शैले शैले लिखा हुआ है, तो सही में दो मात्राएं हैं और ले में दो मात्राएं हैं। इसी प्रकार अगले में भी दो दो मात्राएं हैं। न में एक मात्रा है, मा में एक मात्रा है, णी में दो मात्राएं हैं और यम में भी दो मात्राएं हैं। ये णी पर दो मात्राएं क्यों लगी, यम पर दो क्यों लगी, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि वर्णिक छंद में केवल वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक में मात्राओं की। आधे अक्षरों की गणना ना तो वर्णों में की जाती है ना ही मात्राओं में की जाती है। ये बात आप ध्यान धर लो। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत या हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। एक तो होता है ऋस्व, जिसे है लघु कहते हैं। लघु, इसकी एक मात्रा आती है और एक मात्रा को दर्शाने के लिए खड़ी पाई का उपयोग करते हैं। खड़े डंडे का उपयोग, ऐसे खड़ा डंडा उस वर्ण के ऊपर लगा देते हैं जिसमें एक मात्रा हमें लगानी है। तो ये जो चार ऋस्व वर्ण है, ए, छोटी ई, छोटा उ और री, इन चारों वर्णों की ऋस्व मात्राएं होती हैं। इनको ऋस्व स्वर कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है। इनकी मात्राएं जिस भी स्वर पर, जिस भी व्यंजन पर लगी हुई है, उसके ऊपर एक खड़ी पाई लगाएंगे, अर्थात उसमें एक मात्रा मानी जाएगी। जिस भी वर्ण पर इनकी मात्राएं हैं, तो ये बात आप फिक्स कर लीजिए कि जहां भी ए, ई, उ, री, इन चार वर्णों की मात्राएं लगी हुई हो, वहां पर एक मात्रा आएगी। इसके बाद जो बचे हुए जो स्वर हैं, उनकी मात्राएं लगी हुई हैं, तो वहां पर दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। गुरु, गुरु, गुरु की दो मात्राएं होती हैं। इस मात्रा को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के एस जैसे चिन्ह का उपयोग करते हैं। संस्कृत में इसको अवग्रह कहते हैं। अवग्रह, अवग्रह का चिन्ह उसके ऊपर लगाया जाता है जिस भी वर्ण पर दो मात्राएं हमें लगानी होती हैं। अब दो मात्राएं किन वर्णों पर लगती हैं,
कि जिसमें आ की मात्रा हो, जिस वर्ण पर, जिस पर बड़ी ई की मात्रा हो, जिस पर बड़े ऊ की मात्रा हो और जिस पर बड़ी री की मात्रा हो। बड़ी री और छोटी री में अंतर यह है कि छोटी री में यहाँ एक घुंडी है और बड़ी री में दो घुंडी आती है। एक ही, आई, ओ, औ, इन वर्णों की मात्राएं जिस भी व्यंजन पर है उस पर दो मात्राएं लगेंगी। इसके अलावा अनुस्वार युक्त जो वर्ण है, जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है, अंग, इसका तात्पर्य अनुस्वार, जिस भी वर्ण पर अनुस्वार लगा हुआ है उस पर दो मात्राएं लगेंगी। अह अर्थात विसर्ग, विसर्ग जिस भी वर्ण के पीछे लगा हुआ है, चाहे वो ऋस्व है, चाहे वो उस पर ए की मात्रा है, ई की है, ऊ की है, री की है, फिर भी उस पर दीर्घ मात्रा लगेगी। ये बात आप याद कर लो कि जहां भी विसर्ग लगा हुआ है, चाहे वो उसमें ऋस्व मात्रा है, और जहां भी अनुस्वार लगा हुआ है, चाहे वो ऋस्व मात्रा है, तो भी वहां पर गुरु लगेगा, दो मात्राएं उस पर गिनी जाएंगी। इसके अलावा अनुस्वार के अलावा कई जगह अनुनासिक होता है। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जिस भी ऋस्व वर्ण के साथ लगा हुआ है उस पर एक मात्रा ही मानी जाएगी। चंद्र बिंदु की एक मात्रा मानी जाएगी, जबकि अनुस्वार की दो मात्राएं मानी जाएंगी, चाहे वो उस पर मात्रा ऋस्व की हो। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में ऋस्व वर्ण पर ना तो अनुस्वार होता है और ना ही विसर्ग होता है, फिर भी वहां पर दीर्घ मात्रा मानी जाएगी इन चार ऋस्व वर्णों के साथ में। कौन सी परिस्थिति में? संयुक्त वर्ण से पूर्व के अक्षर पर, संयुक्त वर्ण से पूर्व के अक्षर पर। संस्कृत में और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण माना गया है छह क्षत्रिय, त्रसूल, गिज्ञानी, श्रेय श्रमिक, और विद्यालय में जो दे आता है ये, इसी प्रकार जैसे कई जगह द्रय लिखा जाता है। इस प्रकार के जहां भी संयुक्त वर्ण है उनसे जो पहले का अक्षर है, पूर्व का, पूर्व का तात्पर्य पहले, उससे जो पहले का अक्षर है उस पर दीर्घ मात्रा लगेगी, चाहे उसमें ऋस्व स्वर की मात्रा लगी हुई है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अक्षर लिखा हुआ है, अक्षर में छह क्षत्रिय है, छह क्षत्रिय संयुक्त वर्ण है, इससे पूर्व ए आया है, ए में ऋस्व है ए, इसके अनुसार एक मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन इस संयुक्त वर्ण के कारण ए पर दीर्घ मात्रा लगेगी, ए पर दो मात्रा मानी जाएंगी, जबकि छह पर एक मात्रा ही मानी जाएगी, क्योंकि ये ऋस्व है, इस पे ए की मात्रा लगी हुई है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इससे पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं मानी जाएंगी, भले ही वो ऋस्व है। यदि दीर्घ होता तो दो आती ही, ऋस्व में भी दो मात्राएं मानी जाएंगी। दूसरा है कि आधे अक्षर से पूर्व के अक्षर पर, यदि बाद में कोई आधा अक्षर है, आधा, और पूर्व में कोई ऋस्व स्वर है, तो उस पर भी दीर्घ मात्रा मानी जाएगी, उस पर दो मात्राएं आएंगी। मान लो जैसे ये संयुक्त लिखा हुआ है, संयुक्त के में बीच में आधा क आया है, इस आधे क के कारण जो यू लिखा हुआ है, यू, यू जो ऋस्व है, इस पर एक मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन इस आधे क के कारण यू पर दो मात्राएं आएंगी, और आधे क की कोई गणना नहीं होगी, आधे क की कोई गणना नहीं होगी, यू पर दो मात्राएं आएंगी। आधे अक्षर से पूर्व वाले, पहले वाले अक्षर पर यदि वो ऋस्व है तो भी उस पर दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। अगला है कि अंतिम अक्षर को सुविधा के अनुसार गुरु या लघु मान सकते हैं। जब कई बार इस श्लोक में अंतिम अक्षर है और छंद का नियम कह रहा है कि वहां पर दीर्घ वर्ण चाहिए या ऋस्व वर्ण चाहिए, अंत में चाहे वो वर्ण दीर्घ आए या गुरु गुरु आए या लघु आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको गुरु भी मान सकते हैं और लघु भी मान सकते हैं। यदि हमें छंद के नियम के अनुसार वो वर्ण गुरु चाहिए तो गुरु माना जाएगा, और यदि लघु चाहिए तो वो लघु माना जाएगा। अंतिम अक्षर के लिए है ये केवल। बाकी यही हो गया कि संयुक्त वर्ण से पूर्व और आधे अक्षर के पूर्व, आधे अक्षर से पूर्व के अक्षर पर भी गुरु माना जाएगा, भले ही वो ऋस्व हो। अब छंद के बारे में और जानकारी देखते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये मात्राएं लगाना आ गया होगा। एक बार फिर से और देख लेते हैं कि दो प्रकार के स्वर होते हैं, ऋस्व जिसे लघु कहते हैं छंद में, और दीर्घ जिसे छंद में गुरु कहते हैं।
लघु के लिए एक मात्रा आती है, एक मात्रा लगाने के लिए खड़ी पाई का उपयोग करते हैं। गुरु में दो मात्राएं आती हैं, इसके लिए अंग्रेजी के एस जैसे अवग्रह का उपयोग करते हैं। तो एक मात्रा के लिए हम कह सकते हैं कि एक का उपयोग करते हैं और दो मात्रा के लिए एस का उपयोग करते हैं। ए ई उरी इन चार वर्णों पर ऋसु मात्रा लगती है। इन पर भी दीर्घ मात्रा तब लगती है जब इनके बाद में कोई संयुक्त वर्ण हो या फिर कोई आद्याक्षर आए, तो इन पर दीर्घ मात्रा लगती है। या इन पर कोई अनुस्वार हो या इनके साथ में विसर्ग लगा हुआ हो तो भी इन पर दीर्घ मात्रा लग जाती है। इनके लिए एक ही नियम है कि ये जिस पर भी लगेंगे उस पर हमेशा गुरु मात्रा ही आएगी। आ के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, इनके साथ हमेशा दीर्घ मात्रा आएगी। अब हम मात्राएं लगा के देख लेते हैं। अब इसको, इस लाइन को देखते हैं, मोक्ति कमने गजे गजे। इस पर पहले वर्णों की गणना कर लेते हैं एक बार। वर्ण गिनना एक बार और आपको आ जाएगा। वर्ण गिने तो हम इसमें मऊ एक वर्ण हो गया। आधे अक्षर की गणना नहीं की जाएगी, ना तो मात्राओं में ना ही वर्णों में। ती एक वर्ण हो गया, कम एक वर्ण हो गया, न एक वर्ण हो गया, गजे गजे, ये एक एक वर्ण हो गए। तो इसमें भी कुल 8 वर्ण हो गए। अब इसमें हम मात्राएं गिनते हैं। मात्राएं गिने तो मऊ अर्थात औ की मात्रा है, इस पर दीर्घ स्वर है ये गुरु, तो इस पर दो मात्राएं लगेंगी। बाद में आधा कै भी है लेकिन वो पहले से दीर्घ है इसलिए उस पर मात्रा दीर्घ आई। यदि ऋस्व होता तो भी इस पर दीर्घ आती क्योंकि बाद में आधा कै है। अब आधा कै पर कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि आधे अक्षरों को बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे। अब ती छोटा ती है तो इस पर एक मात्रा लगेगी। आगे कम, कै में एक ही मात्रा है लेकिन ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए इस पर दो मात्राएं लगेंगी। अनुस्वार वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगती हैं भले ही वो ऋस्व हो। आगे न है, न पर एक मात्रा लगेगी। ग पर भी एक मात्रा लगेगी क्योंकि इनमें दोनों में ए आया है। ए ऋस्व स्वर है इसलिए जे में एक ही मात्रा है, ये दीर्घ है इसलिए इसमें दो मात्राएं लगी। ग इसमें ए की ए स्वर है, अन्य कोई नियम यहाँ पे है नहीं तो इसमें एक मात्रा। जे पर दो मात्राएं क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है। अगला देखते हैं, इस लाइन को और देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है साधवो, सा आ की मात्रा है तो इस पर दीर्घ मात्रा लगेगी। ध इस पर ऋस्व मात्रा लगेगी। वो इस पर दीर्घ मात्रा लगेगी क्योंकि ये ओ की मात्रा इस पर लगी हुई है। न पर एक लगेगी, छोटे ही पर भी एक लगेगी। से पर, सर्वत्र में से पर दो लगेंगी। दो क्यों लगी? क्योंकि बाद में आधा रे आया हुआ है, वह के ऊपर जो मात्रा चढ़ी हुई है वो आधे रे की है तो आधे रे के कारण से पर दीर्घ मात्रा लग गई। अब वह में एक मात्रा लगेगी क्योंकि ये वह में भी एक मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण त्रय आया हुआ है। त्रय के कारण वह पर दो मात्राएं लगेंगी। यदि ऋस्व वर्ण के बाद में कोई संयुक्त वर्ण आता है या संयुक्त वर्ण से पूर्व पहले कोई ऋस्व स्वर आता है तो वो भी दीर्घ माना जाता है। बाद में त्रय ये संयुक्त वर्ण आया है तो इसलिए वह पर भी दो मात्राएं लगेंगी और त्रय इस पर एक मात्रा लगेगी क्योंकि इसके बाद कोई वर्ण है नहीं। और यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण भले ही है लेकिन इसमें ए की मात्रा है तो संयुक्त वर्ण पे नहीं लगेगी, संयुक्त वर्ण से पहले वाले पे दीर्घ मात्रा लगेगी। तो ये आपको समझ आ चुका होगा मात्राएं किस प्रकार लगाते हैं। आपके अभ्यास के लिए इस लाइन को और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चंदनम शब्द लिखा हुआ है तो च में ए की मात्रा है तो इसके अनुसार इसमें एक मात्रा लगनी चाहिए लेकिन बाद में आधा न आया हुआ है तो आधे वर्ण के कारण इस पर दो मात्राएं लगेंगी। द, अब द पर एक मात्रा लगेगी क्योंकि न के कारण च में हम दो मात्राएं लगा चुके हैं तो द में ऋस्व स्वर एक ही मात्रा है तो यहाँ पर एक ही मात्रा यहाँ पर लगेगी। आगे लिखा हुआ है नम, नम में ए स्वर है उसके अनुसार एक मात्रा लगनी चाहिए लेकिन इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, ऊपर बिंदी लगी हुई है इसलिए इस पर दो मात्राएं लगेंगी। न पर एक मात्रा लगेगी, व पर एक लगेगी, ने पर दो लगेंगी क्योंकि इसमें एक ही मात्रा है। व पर एक लगेगी, ने पर दो लगेंगी। तो इस प्रकार जो ऋस्व स्वर हैं ए ई उरी इनके साथ
एक मात्रा लगती है और बाकी बचे हुए दीर्घ स्वरों के साथ में 2 मात्राएं लगती हैं। इसके अलावा संयुक्त वर्ण से पूर्व के अक्षर पर और आधे अक्षर से पूर्व और अंतिम अक्षर को सुविधा के अनुसार लघु या गुरु मान सकते हैं। अब देखते हैं गण। गण क्या है? गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। छंदों में गणों की गणना की जाती है। गण के अनुसार ही जो वर्णिक छंद है, विशेषकर उनमें गणों के अनुसार ही वर्ण आते हैं। गणों का एक निश्चित समूह होता है कि इस क्रम में वर्ण आएंगे, तो उन वर्णों को गणों में विभाजित कर दिया जाता है। गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को, अर्थात पूरी छंद की लाइन को 3-3 वर्णों के समूह बनाकर बांट लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ गण बनाऊं कि ये लाइन लिखी हुई है और इसको मुझे गणों में विभाजित करना है, तो मैं इस लाइन की शुरू से लास्ट तक 3-3 वर्णों के समूह बनाऊंगा, और यदि बाद में 1 या 2 अक्षर बढ़ते हैं तो उन्हें अलग से छोड़ दूंगा, उन पे लघु या गुरु लगा देंगे हम। जैसे मैं बनाऊं ए नु सा, यहां तक एक गण हो गया। फिर रे बच गया, तो रे को मैं अगले वर्णों के साथ जोड़ लूंगा, रे गुरु, यहां तक मैंने एक गण बना लिया। या लघु, यहां तक मैंने एक गण बना लिया। अर्थात इस लाइन में मैंने 3 गणों का निर्माण कर लिया। गणों के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे कि प्रमुख गण कौन से हैं और इनकी प्रमुख पहचान क्या है। गणों के बारे में एक लाइन और देख लेते हैं। मान लो ये लाइन लिखी हुई है, इसे मुझे गणों में विभाजित करना है, तो मैं गण का तात्पर्य 3 वर्णों का समूह, 3-3 वर्णों का समूह बनाता हूँ शुरू से। तीन व, यहाँ तक मैंने एक गण बना लिया। णो का से, यहाँ तक मैंने एक गण बना लिया। 2 गण बन गए मेरे पूरे। अब मुंह है बच गया, तो ये पूरा गण नहीं बना, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। इन पर इसके लिए नियम होता है, उस जो छंद है उसका जो परिभाषा होती है उसमें एक नियम दिया होता है कि अंत में लघु होना चाहिए, अंत में गुरु होना चाहिए, इस प्रकार कहते हैं उसमें। तो इन दोनों को ये 2 अक्षर स्वतंत्र रह जाएंगे, बाकी 2 गण बन गए, 2 अक्षर स्वतंत्र बच गए। जो बचेंगे उनको हमें अंत में बचाना है शुरू से करके। इस प्रकार गणों का निर्माण होता है। गण का तात्पर्य 3 वर्णों का समूह। अब देखते हैं छंदो माता यति। यति कहते हैं रुकाव या विराम को। जब भी हम छंद पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते एक लाइन पूरी करने के बाद एक नियम होता है कि छंदों में कि इतने वर्णों के बाद में उसमें यति होगी, अर्थात उसमें हम रुकेंगे। छंद को जब वाचन करेंगे, उसको गाएंगे, तो उसमें निश्चित जो उसका परिभाषा है, नियम है, उसके अनुसार उस जगह पे जाके हमें थोड़ा सा विराम लेना होता है, रुकना होता है, तो उसे कहते हैं हम यति, रुकाव को। दूसरा होता है गति। गति कहते हैं छंद को गाने की जो लय है, उसका उतार चढ़ाव है, उसको यति कहते हैं। छंद के उतार चढ़ाव को गति कहते हैं। अगला है पाद। पाद तो संस्कृत में गे पादस चतुर्थांश है, अर्थात किसी भी जो गणना करने की वस्तु या कोई भी वस्तु, उसके चौथे भाग को पाद कहते हैं। मान लो संख्या 100 है, इसे हमें पादों में विभाजित करना है, तो इसके 25-25 के 4 पाद बनते हैं, अर्थात चौथा हिस्सा इसका हो गया 25। जब हम समय लिखते हैं तो मिनट 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो उसके हम पाद बनाते हैं तो 15-15 मिनट के 4 पाद बनते हैं। इसीलिए हम जब समय लिखते हैं तो कहते हैं कि सपाद एक वादनम, की 1:15 बजाए, अर्थात उसका चौथा हिस्सा उसमें जुड़ गया। पाद का अर्थ हो गया चौथा भाग। यह एक चरण के लिए भी आता है कि जिन छंदों में 4 चरण होते हैं, लगभग सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, तो चौथे उसके एक चरण को निर्देशित करने के लिए पाद शब्द का उपयोग किया जाता है। एक चरण के लिए पाद कहते हैं। 4 चरण है तो 4 पाद हो गए एक छंद में। एक छंद में 4 पाद होते हैं। अब देखते हैं गणों के बारे में विस्तार से, क्योंकि जो वर्णिक छंद है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोई चीज है वो है गण। संस्कृत में अभी गण अपन ऊपर पढ़ लिया कि गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को, तो 3 वर्णों के समूह को वह गण कहते हैं। लेकिन ये भी 3 वर्णों का समूह बना दिया, यही पर्याप्त नहीं है। आगे उनके लिए भी एक नियम है, उन पे भी मात्राएं लगाई जाती हैं। गणों के ऊपर भी मात्राएं लगाई जाती हैं, तब जाके वो उसकी परिभाषा पूरी होती है। संस्कृत में कुल 8 गण होते हैं। 8 गणों को याद करने का एक सर्वप्रसिद्ध ये सूत्र है
इसे आप याद कर लेते हैं तो आपके गण आसानी से याद हो जाते हैं। यह है कि ये मा तारा जय भाने से लेगा, इसको आपने याद कर लिया तो समझो आपके गण पक्के याद हो गए। ये मा तारा जय भाने सा लगा, ये मा तारा जय भाने सा लगा, ये मा तारा जय भाने सा लगा, इसी रूप में आप इसको याद कर लीजिए। अब इसमें से गण कैसे बढ़ते हैं, आप इनमें से पहला अक्षर उठाइए और उसके पीछे जोड़ दीजिए गण। ये अक्षर उठाया और उसके पीछे जोड़ दिया गण, क्या बन गया, यगण। तो पहले गण का नाम हो गया यगण। अब यगण में क्या होता है, अब इसी में से हमारी यगण में कौन सी मात्राएं लगती हैं, प्रत्येक गण पर मात्राएं लगेंगी। इस सूत्र में सब कुछ राज छिपा हुआ है। इस सूत्र पे आप मात्राएं लगा लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है पहले, तो ये पर एक मात्रा आती है। ये ऋस्व स्वर लगा हुआ है इसमें ए, तो इसलिए एक मात्रा। माँ, आ स्वर लगा हुआ है इसलिए इसमें दो मात्राएं आई और हमने इस पे लग दिया एस। ता, ये भी दीर्घ है, गुरु है, तो इस पर भी दो मात्राएं आएंगी। रा, इसमें भी आ स्वर लगा हुआ है तो इस पर भी दो मात्राएं आएंगी। जय, ये लघु है तो इस पर एक मात्रा आएगी। भा, ये दीर्घ है तो इस पर दो मात्राएं आएंगी। न, ये ऋस्व है, इस पर एक मात्रा। से पर एक मात्रा, ले पर एक मात्रा, गा पर दो मात्राएं। इस प्रकार आप जब भी परीक्षा में आए तो एक रफ कार्य कर लीजिए जहां भी आपको कंफ्यूजन हो। तो ये मा तारा जे भान सलगा पर हमने मात्राएं लगा ली और हमने पहले लिख लिया ये, पहला अक्षर लिखा ये और उसके पीछे लिख दिया गण, क्या बना, यगण। अब यगण में क्या होता है, ये माता अर्थात इस शुरू के तीनों को उठाइए, ये को लीजिए और उसके आगे दो अक्षरों को और लीजिए, इनका एक गण बनाइए। तो यगण से आपने यहाँ बना ये माता, ये तीन अक्षर आए इसमें, ये माता। अब इन पर मात्राएं क्या है, ये पर एक मात्राएं है, माँ पर दो मात्राएं हैं और ता पर दो मात्राएं, अर्थात ये माता एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, ये क्रम है। यगण पर कितनी, किस क्रम में मात्राएं होती है, पहले इसमें लघु आता है और बाद में दोनों अक्षर दीर्घ आते हैं। यगण में पहला अक्षर लघु आता है, दोनों बाद के दीर्घ आते हैं, दोनों गुरु आते हैं बाद में, पहले एक लघु आता है बाद में दोनों गुरु आते हैं। ये माता से आप इसको समझ सकते हैं, ये पे एक लगाया, माँ पे दो और ता पे भी दो, क्योंकि ये दोनों दीर्घ हैं और ये लघु है। अगले पर बढ़ते हैं आगे। हमने दूसरा अक्षर लिया इस सूत्र में से, कौन सा अक्षर है, माँ। माँ का हमने केवल मैं लिया, हमें केवल ऋस्व रखना है मैं, और उसके पीछे जोड़ दिया गण, क्या बना, मगण। अब मगण के मगण बनाने के लिए हम यहाँ से मैं से शुरू करके तीन अक्षरों का समूह बनाते हैं। माँ तारा, क्या बना, माँ तारा। अब देखिए माँ पर भी दीर्घ है, ता भी दीर्घ है और रा भी दीर्घ है, तो अर्थात तीनों इसमें गुरु हैं। माँ तारा अर्थात इस पर तीनों मात्राएं दीर्घ आती हैं, गुरु आती हैं। अब अर्थात मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं, तीनों अक्षर दीर्घ आते हैं। अगला देखते हैं। अब तीसरा अक्षर लिया हमने, क्या है, तय। तय रखा और उसके पीछे जोड़ दिया गण, क्या बना, तगण। तगण से तय से लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, तीन अक्षरों का एक समूह बनाते हैं, क्या बना, ताराजय। तो ता पे दीर्घ मात्रा है, रा पे दीर्घ मात्रा है और जय पे एक मात्रा है। इस प्रकार ताराजय, तो तगण में दो गुरु और एक लघु आता है, शुरू में दो लघु गुरु आएंगे और बाद में एक लघु आएगा, तगड़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अक्षर है रे। रे लिखा और उसके पीछे गण जोड़ा, क्या बना, रगण। अब यहाँ से रे से लेकर आगे तीन अक्षरों का समूह बनाते हैं, क्या बना, राजेभा। राजेभा, इन पर अब मात्राएं लगाते हैं, रा पर दीर्घ मात्रा है, जय पर लघु है और भा पर गुरु है। तो अर्थात इस पर पहले गुरु आता है, फिर लघु आता है, फिर गुरु आता है। रगण में गुरु लघु गुरु इस प्रकार तीन वर्ण आते हैं। राजभा से आप इस पे मात्राएं लगा के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला गण है, रे के बाद में अगला अक्षर है जय। हमने जय लिखा और उसके पीछे गण जोड़ा, क्या बना, जगण। अब जय से शुरुआत करके तीन अक्षरों का समूह बनाया, क्या बना, जभान। इन पर मात्राएं लगाइए, जय पर एक मात्रा, भा पर दो मात्राएं और नय पर एक मात्रा है, जय भान है। अर्थात इसमें पहले लघु आता है, फिर गुरु आता है, फिर गुरु आता है, इस क्रम में इसमें वर्ण आते हैं।
इसी प्रकार हम भगण बना सकते हैं, नगण बना सकते हैं, सगण बना सकते हैं। सगण के बाद देखिए अब लगन नहीं बनेगा क्योंकि आगे दो ही वर्ण रह गए। ले का तात्पर्य यहाँ पे हुआ लघु और गे का तात्पर्य हुआ गुरु। इस प्रकार आप आठों गणों को बना सकते हैं। अब इन्हें छंदों के परिप्रेक्ष्य में हम समझेंगे कि छंद में किस प्रकार काम आते हैं। जैसे एक छंद है संस्कृत में मालिनी, संस्कृत में मालिनी छंद है। इसका जो नियम है उसके अनुसार इसका जो सूत्र है परिभाषा का वो कहता है कि नन मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो ये कह रहा है कि इसमें इस मालिनी छंद